चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि फ्री के मार्क्स दिलवाता है हमारे एग्जाम्स में, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। एज सच ये 3 सेपरेट टॉपिक्स हमारे पास हैं। सबसे पहले आज मैं बात करूँगा सेट्स की। सेट है क्या? इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड distinct objects। मैंने डिस्टिंक्ट को हाईलाइट करके लिखा है, उसके पीछे कुछ कारण है। क्या है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स? आइए जरा समझते हैं इस चीज को हम। देखिए, सपोज मैंने कुछ नंबर्स लिए 5, 6, 8, 9, तो ये एक नंबर्स का कलेक्शन है और सारे के सारे नंबर्स डिफरेंट है। सारे के सारे नंबर्स डिफरेंट है, तो मैं कहूँगा कि ये सेट ए है। और इस सेट ए के अंदर अगर कोई मुझसे पूछता है कितने एलिमेंट्स हैं, ये जो सेट के अंदर जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्या? एलिमेंट्स। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैं कहूँगा भाई 4 एलिमेंट है। एंड ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 4। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक बी सेट मैंने आपको दिया। अब देखिए, इसमें सारे नंबर क्या है? 5। क्या ये अलग अलग नंबर है? नहीं, ये सारे सेम है। अगर आप मुझसे पूछोगे ना भाई बी में कितने एलिमेंट्स है, तो मैं कहूँगा 1, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। अच्छा फिर रुको, मैं आपको बोलता हूँ सी 5, 5, 5, 3, 3, 4। कितने एलिमेंट्स आपको इसके अंदर नजर आ रहे हैं? सर इसके अंदर 1, 2, 3 जो डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास हैं, सिर्फ आपको उनकी बात करनी है और किसी की बात नहीं करनी। तो कलेक्शन किसी भी चीज़ की बट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दैट हम डिफाइन करते हैं कि उस सेट के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। अब सेट को लिखने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला रोस्टर फॉर्म, जिसका दूसरा नाम होता है ब्रेसेस फॉर्म, और दूसरा तरीका होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, या आप बोलिए सेट बिल्डर फॉर्म की जगह बोल सकते हैं अलजेब्रिक फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड, सॉरी रूल मेथड। अब ये क्या है फॉर्म्स? आइए एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सपोज मैंने एक सेट लिया AEIOU, और इसको मैंने इसी तरीके से लिखा X इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स। समझिएगा जरा, एक तरफ मैंने लिखा AEIOU, एक तरफ लिखा X इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स। आपको भी पता है वो भी AEIOU होते हैं। तो क्या दोनों में डिफरेंस है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट डिफरेंस किस चीज का है? लिखने का तरीका। ये जो रॉ फॉर्म है इसको आप बोलोगे रोस्टर फॉर्म, और जब आप इसे ऐसे स्टेटमेंट में लिख देते हैं ना, तो उसको आप बोलते हैं क्या? सेट बिल्डर फॉर्म या अलजेब्रिक फॉर्म या रूल मेथड। एंड दिस मेथड ऑफ राइटिंग, द मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रॉपर्टी मेथड। उसको लिखने के तरीके का कोई नाम नहीं, वो सिंपल होता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, और तरीका बताता हूँ। इट्स इन स्टेटमेंट एस फॉर सेट। ठीक है, ऐसे आप इसको याद भी कर सकते हैं। थोड़ा याद आपको थोड़ा अच्छे से हो जाएगा।
तो दो तरीके होते हैं लिखने को, किसी भी तरीके से आप इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। देखिए, सपोज आपके पास एक सेट है ए 1 1 2 3 5 5 7, एक आपके पास है बी 3 4 5 6 8 3 3। अब आप देखो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तो एक ही हो गया यहाँ 1 2 3 4 5। दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम है। सो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर इक्वल, it is known as equivalent set। अगर दो सेट्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट आपको होपफुली समझ में आ गया। अब ये तो था आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट, मैं सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहा हूं। आपके पास एक ए सेट है 1 2 3 5 5 4 2, एक बी सेट है 2 3 1 1 1 1 4 5। अब ध्यान से देखिए, जो ए के एलिमेंट्स हैं वो कौन से, 1 2 3 5 4। अगर आप ए के एलिमेंट्स देखें तो 1 2 3 5 4, और अगर आप बी के एलिमेंट्स देखें तो 2 3 1 4 5। अगर आप देखें तो जो ए के एलिमेंट्स हैं वो ही बी के एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ ए आर सेम एज ऑफ बी। जो ए के एलिमेंट्स है वो सेम है जो कि किसके हैं, बी के। और अगर दो सेट के एलिमेंट्स सेम होते हैं, इक्वल की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं सेम होते हैं, तो उसको आप बोलते हैं इक्वल सेट्स। क्या बोलेंगे आप इसे, इक्वल सेट्स। देखिए दोनों में डिफरेंस है, यहां आपने पढ़ा था इक्विवेलेंट सेट, यहां क्या पढ़ा है, इक्वल सेट। हाँ, अगर आप इसमें एक चीज और देखें तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5। यहां कितने एलिमेंट्स हैं, 5। दोनों में एलिमेंट्स भी 5 है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहां पर कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। जितने इक्विवेलेंट सेट्स हैं वो इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, बट जितने इक्वल सेट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल। इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से देखिए, एक नया क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। हाँ जी, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। बी में कितने हैं, 2 3 4 5 6 नहीं 6। अब ये इक्विवेलेंट तो है बट इक्वल नहीं है। दिस सेट इज इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल। ये सेट इक्विवेलेंट तो है बट इक्वल नहीं। ठीक है जी, फिर मैं बेसिक बातें आपको बता रहा हूँ कुछ जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं।
भैया बाहर प्लीज कभी। तो अभी आपने इक्विवेलेंट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें मेरे साथ देख ली हैं। अब आगे हम मूव ऑन करते हैं द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। चलिए मैं आपको टाइप्स ही बता देता हूं। सबसे पहले सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है? सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिसके सिर्फ एक एलिमेंट हो। जैसे एक सेट ए दिया मैंने आपको, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? वन। एक सेट मैंने आपको दिया, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? तो ऐसे सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको आप क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। ठीक है जी, थर्ड कॉन्सेप्ट आपने सीखा। फोर्थ, एक होता है आपका नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। क्या मतलब होता है? सेट हैविंग जीरो एलिमेंट। सेट हैविंग जीरो एलिमेंट, जैसे एक सेट देता हूं मैं आपको, मैंने कहा एक्स इज अ स्टूडेंट स्कोरिंग 110% मार्क्स इन एग्जाम्स। बताइए, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 110% मार्क्स ला सकता है? सिर्फ टीवी के एडवर्टीजमेंट्स में हो सकता है ऐसा। तो इसके एलिमेंट्स कितने होंगे? कोई एलिमेंट होगा इसके अंदर? कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? क्या है ये? एक सिंगलटन सेट। इसको लिखने का एक तरीका होता है, ध्यान से देखिए। जैसे अगर आप इसको लिख रहे हैं तो या तो आप बनाइए 5, ठीक है, या इसको लिखने का तरीका होता है सिर्फ ब्रैकेट्स, कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में? वो इसे ऐसे लिखाते हैं, और जहां आपने इसे ऐसे लिख दिया ये हो गया गलत। क्योंकि ब्रैकेट में अगर आपने 5 लिख दिया ना तो वो एक एलिमेंट बन जाता है। या तो ब्रैकेट खाली छोड़िए या सिर्फ 5 लिखिए। अगर आपने 5 ब्रैकेट दोनों लगा दिए ऐसे तो वो गलत है। इस केस में मैं इसको सिंगलटन सेट बोलूंगा कि इसमें तो एक एलिमेंट आ चुका है। बात समझ में आ गई? इसमें ये सिंगलटन सेट हो चुका है, ये नल सेट नहीं है। अगर आप इसे देख रहे हैं नल सेट, तो ये नल सेट नहीं है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपने फिफ्थ कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन करते हुए। अभी तक जो हमने सीखा है, अगर उसे रिकॉल करें, रोस्टर फॉर्म सीख लिया हमने, सेट बिल्डर फॉर्म हम सीख चुके हैं। इक्वल सेट का मतलब, इक्विवेलेंट सेट का मतलब, सिंगलटन सेट का मतलब, नल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरीके से निकालते हैं, ये सब चीजें हम सीख चुके हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों सबसेट की, सुपर सेट के, सुपरमैन की बात करने जा रहे हैं। सुपरमैन आएगा बचाने हमें। देखिए, जैसे एक सेट है ए, एक सेट है बी, सही है। आप अगर ध्यान से देखें, इसमें 3 4 5 है, इसमें क्या है 3 और 4। कैन आई से ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट ए। सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में प्रेजेंट है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट ए। इस चीज को हम बोलते हैं टेक्निकल वर्ड्स में, बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट्स में अवेलेबल हो जाएं तो वो सेट सबसेट बन जाता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट ए, बी इज अ सबसेट। हम क्या बोलेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट? If all the elements
of a set are present in another set, then such set is subset of another set. ठीक है जी. तो बी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? सबसेट है वो किसका? ए का. या दूसरी भाषा में आप इसे बोलेंगे सेट ए इज सुपर सेट ऑफ सेट बी. सेट ए जो है वो सुपर सेट है बी का. मतलब दो भाषाएं देखें, या तो आप बोलिए बी इज अ सबसेट ऑफ ए, या बोलिए ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी. एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब सबसेट लिखने का तरीका क्या होता है? इसको आप ऐसे लिखते हैं टेक्निकली, बी इज अ सबसेट ऑफ ए. इस लाइन का मतलब क्या है? बी इज अ सबसेट ऑफ ए. कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को ऑब्जर्व करिए. एक और एग्जांपल लेता हूँ. ए है 5, 6, 7, 8. एक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. बताइए सर, ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स. ए साइन लगा दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. वैसे ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स. और अगर इसको दूसरे वर्ड्स में बोलें तो क्या बोलेंगे? पहली चीज तो ये, दूसरा क्या बोलेंगे? एक्स इज अ सुपर सेट ऑफ ए. एक्स इज अ सुपर सेट ऑफ ए. तो ये आपने देखा सबसेट एंड सुपर सेट. अब मैं सबसेट और सुपर सेट की ही कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए. दो बातें ध्यान रखनी. एवरी set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. क्या मतलब है? जैसे आपके पास एक A सेट है 1, 2, 3, और आपके पास एक A1 है वो भी 1, 2, 3. तो आप यहां पर बोलेंगे A is a subset of A1, या बोलिए A1 is a subset of A. कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर सेम एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट्स भी हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स भी हैं, तो भी वो आपस में क्या बनेंगे? एक दूसरे के सबसेट. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. समझ में? कि अगर सेम एलिमेंट्स में मिल जाते हैं तो भी आप उसको सबसेट बोलेंगे. एंड सेकेंड, 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट. जितने भी सेट्स हैं, जैसे अब ये सेट है, मैं यहां पे लिख दूं सी क्या है? 5. तो सी 5 इसमें भी है, इसमें भी है. 5 इज अ सबसेट ऑफ ए एज वेल एज बी. 5 जो है वो हर किसी का सबसेट होता है. ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है. आइए इसकी लेके एक क्वेश्चन बनाता हूं, ध्यान से देखिए. जैसे एक सेट ए है आपके पास 2, 3. मैंने बोला फ्रेम ऑल सबसेट्स ऑफ ए. ए के जितने सबसेट्स होते हैं बना सकते. देखो सबसे पहले आपने बनाया 2, फिर बनाया आपने 3. ये तो आपको समझ में आ गया कि A1 इज अ सबसेट ऑफ ए, A2 इज अ सबसेट ऑफ ए. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो ये भी लिख दिया. एज वेल एज 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स. तो इसके ए के कितने सबसेट हो गए आपके? 4. दो तो आपको दिख रहे थे, एक 2, एक 3. एक 2, 3. एवरी सेट इज अ सबसेट. ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? प्रॉपर्टी नंबर 1. और ये कौन सी प्रॉपर्टी आपकी? प्रॉपर्टी नंबर 2. बात समझ में आ रहा है? देखिए एक छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं. यहां पर नंबर ऑफ सबसेट्स, एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं? दैट इज 2 की पावर n. दैट इज 2 की पावर n. जैसे यहां पर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो यहां पर आपके पास जो सेट A था इसके कितने एलिमेंट्स थे? 2. तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4. एक और क्वेश्चन लेता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए पहले. ध्यान से देखें.
सपोज मैंने आपको एक सेट दिया 1 2 3, बताइए इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं? 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। अब कौन कौन से होंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले सिर्फ 1, सिर्फ 2, सिर्फ 3, सिर्फ 1 2, सिर्फ 1 3, ये भी होगा। दो के पेयर ले रहा हूं 2 3, सब होंगे तो मोटे मोटे समझ में आ गए। 1 अलग अलग ले लो, ये सारे सबसेट हैं इसके। अब मेन every set is a subset of itself and last one is 5. तो नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालने हैं, कैसे बनाने हैं? every set is a subset of itself, 5 is a subset of all the sets। थोड़ी बातें हैं बेटा जो आपको बहुत अच्छे से सीखनी है और कुछ भी कंसेप्चुअल नहीं है। 11th क्लास में आता है सबसे बेसिक चैप्टर और कायदे से 5th क्लास का चैप्टर है। ये तो CBSE की मेहरबानी है, पता नहीं कैसे 11th में 5th 6th क्लास से ऊपर का चैप्टर नहीं है ये। और जो नॉन मैथ्स के बच्चे वो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करें, जरूर आएंगे क्वेश्चन इसके। और प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ये चैप्टर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आइए अब एक वर्ड आता है प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट के अंदर क्या होता है? ऑल सबसेट एक्सक्लूडिंग आइडेंटिकल वाई, मतलब all subsets excluding identical B था। सारे सबसेट ले लो जो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब सेम है, इसको हटा दो, सेम है। नफरत हो रही है इससे, मतलब B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 all are proper subsets. B7 is a subset but not a proper subset. B7 जो है वो सबसेट तो है बट वो प्रॉपर सबसेट नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? तो सारे सबसेट्स इसके अंदर आ जाते हैं सिर्फ आइडेंटिकल वन को छोड़ के। और इसका जो फॉर्मूला बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने मेरे साथ देखा कि नंबर ऑफ सबसेट्स ये हैं, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, जैसे इसमें 2 की पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको ये टर्म भी समझ में आ गया कि प्रॉपर सबसेट एग्जैक्टली क्या होता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग सेट क्या है, एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं, इक्वल सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट क्या है, सिंगलटन सेट क्या है, लिखने के तरीके, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर, उनके ऑल्टरनेटिव नेम, सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट। ये जो डिस्कशन करिए 100% लिख लो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब तक आप मेरे साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सेट चैप्टर के सीख चुके हैं। अब थोड़े से टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। आइए, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स इन अ सिंगल सेट। जैसे कि आपके पास एक सबसेट है ए, अब इसके सबसेट क्या होंगे? ये सबसेट्स होंगे। अब इनको एक ही सेट में कलेक्ट कर लो। 1 2 1 2 5। The collection of all the subsets in a single set, so this will be called as the power set of A। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ बेसिक बातें करने जा रहा हूं। जैसे एक सेट है A, एक सेट है हमारे पास B। ध्यान
ध्यान से देखिएगा, दो सेट्स हैं हमारे पास ए और बी, 1 3 5 7 5 9 7 8। मैंने आपको बोला ए एंड बी, ये निकालिए। ये क्या है सर? देखिए ये इसका मतलब है यूनियन ऑफ ए एंड बी। यूनियन ऑफ ए एंड बी ये क्या होता है सर? आपको सारे एलिमेंट्स लिखने हैं 1 ए और बी के, 1 3 5 7। बट अगर कोई कॉमन है, जैसे 5 कॉमन है, तो वो एक ही बार लिखना है। जैसे 5 कॉमन है, वो आ चुका, 9 7 आ चुका, नेक्स्ट इज 8। तो ए यूनियन बी आ गया आपका 1 3 5 7 9 8। अच्छा जी, एक होता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और बी के? 5 और 7। तो ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में कॉमन को सिर्फ एक बार लिखना है और ए यूनियन बी पे सिर्फ लिखना ही कॉमन है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं? 2। ए में कितने थे? 4। बी में कितने थे? 4। नाउ सी, मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एन ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए में कितने थे? 4। बी में कितने हैं? 4 इंटरसेक्शन में 2, 8 माइनस 2 6। अब देख लीजिए यूनियन बी में कितने हैं आपके पास? 6। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज आपके पास है 5 6 7 8 9। यहां आपके पास है 6 7 9 11 15 17। ए यूनियन बी क्या होगा? 5 6 7 8 9 6 7 9 आ चुका, 11 15 17। इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये होगा 6 7 9। अब कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 5। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 6। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5 6। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? ठीक है जी, फॉर्मूले में डालिए, आप देख सकते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कितना आ गया आपके पास? 8। यही आपके पास यहाँ पे था। ठीक है जी, तो ये मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए इसे। या अब एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा यूनिवर्सल सेट का। ये क्या होता है? जैसे आपके पास एक सेट ए है, उसके बाद एक A1 है, एक A2 है, एक A3 है, देखिए A1 हो या A2 हो या A3 हो, इसके सारे एलिमेंट्स आपको A के अंदर दिख रहे होंगे। तो हम टेक्निकली यहाँ पे बोलते हैं A इज द यूनिवर्सल सेट।
of A1, A2 and A3. सर सुपरसेट भी बोल सकते हैं आप. सर ये भी बोल सकते हैं A1, A2, A3 is a सबसेट ऑफ A. बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं. तो यूनिवर्सल सेट का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा. यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक बड़ा सेट जिसके अंदर सारे सेट्स हैं. कोई बिल्कुल भी टेक्निकल पॉइंट इसके अंदर नहीं है. ठीक है जी. अब इसके अंदर अगर मैं आपको बोलता हूं, ध्यान से देखिए, मेन पॉइंट तो मुझे आपको समझाना था कि A1 नॉट A1 डैश, डैश का मतलब है नॉट निकालिए. मतलब क्या है इसका कि यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें A नॉट के माइनस कर दो. मतलब 3, 5, 7, 9 हटाओ. 3, 5, 7, 9 बाकी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं आपको. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. बात समझ में? A1 नॉट, जितने एलिमेंट्स हैं वो अगर आपने लिख दिए A1 को हटाकर, मतलब आपने क्या किया इसके अंदर, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट एक्सक्लूडिंग दोज ऑफ A1. बात समझ में आ गई? श्योर. तो ये है आपका A1 नॉट. ऐसे ही आप निकाल सकते हैं क्या, A2 नॉट. A2 नॉट में A2 को छोड़ के 3, 5, 7, 9, 11. बात समझ में आ गई? तो ये है आपका नॉट का मतलब. नॉट का मतलब कि उसके एलिमेंट्स हटा दो, बाकी यूनिवर्सल के आपको सारे के सारे एलिमेंट्स लेने हैं. बात समझ में? चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेन डायग्राम. सेट में इसकी बहुत अहमियत है. एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं. ध्यान से एक चीज नोट करिएगा. सपोज आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. एक सेट A है 1, 3, 5, 7, 9. एक सेट B है 7, 9, 11. दैट्स इट. अब आप सबसे पहले देखिए A में कितने एलिमेंट्स हैं? 5. B में कितने एलिमेंट्स हैं? 3. अच्छा, A इंटरसेक्शन B निकालिए. 7, 9. तो इसमें कितने हो गए? 2. तो A यूनियन B में कितने हो गए? NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B. तो 5 + 3 - 2, ये होंगे आपके 6 एलिमेंट्स. कितने? 6. अब इसी को हम डायग्राम से दिखाते हैं. कैसे? ध्यान से देखिए. एक आपका डायग्राम. ये जो बॉक्स है इसको हम टेक्निकली बोलते हैं यूनिवर्सल सेट. ये पूरा यूनिवर्स है. इसमें आपके पास एक A सेट है और एक B सेट है और दोनों में कुछ कॉमन था. ये मैं सेट A ले लेता हूं और ये सेट B. सेट A है और सेट B. और ये जो आपको बीच वाला एरिया दिख रहा है, ये जो आपको मिड वाला रीजन दिख रहा है, ये जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये कहलाता है कॉमन रीजन, जिसको आप टेक्निकली बोलते हैं A इंटरसेक्शन B. ठीक है. अब आपके पास इसके अलावा जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये वाला सिर्फ एक है. कॉमन वाला हटा दीजिएगा. इसको आप टेक्निकली बोल सकते हो ओनली A. और ये जो B वाला दिख रहा है इसको आप बोल सकते हो ओनली B. यह है आपका ओनली A और यह है आपका ओनली B और यह है आपका A इंटरसेक्शन B. यह है आपका पूरा यूनिवर्सल सेट. अब इसे हम कैसे यूज करते हैं ध्यान से देखिए.
ए कॉमन बी में कितने एलिमेंट्स थे? 2। ए कॉमन बी में कितने एलिमेंट्स थे? 2। ए में टोटल 5 थे, पूरे ए में मिला के 5 हैं। पूरे ए में जो है वो 5 एलिमेंट्स हैं, कॉमन कितने हैं? 2। तो सिर्फ यहां के लिए कितने बचे? 3, क्योंकि पूरे उसमें मिला के 5 थे। 2 आपने यहां ले लिए तो यहां के कितने बचे? 3। ऐसी बी में 3 थे, कॉमन 2 है, तो यहां के लिए कितने बचे? 1। तो बहुत सारी चीज इससे निकल सकती है। जैसे आपसे पूछा जाए ओनली ए कितने हैं, तो आपने कहा 3। ए में कितने हैं? सर 5। कॉमन ऑफ ए एंड बी कितना है? सर 2। ओनली बी कितना है? सर 1। बी कितना है? सर 2। ये सब चीज़ आप इससे निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, अब ये देखिए 3, 2, 5 और 1 6। अगर ए और बी में पूछा जाए आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप निकाल सकते हैं 6। कैसे निकाला ये आपने? ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अच्छा, बाहर कितने होंगे फिर? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 एलिमेंट्स थे, जिसमें इन्होंने मिला के 6 कवर अप कर लिए। तो जो आपको आउटसाइड रीजन दिख रहा है ना, ये वाला, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 2। इन बॉक्स को हटाकर ए और बी ने खुद 3 2 5 और 6 एलिमेंट्स कवर अप कर लिए, और टोटल यूनिवर्सल सेट में 8 है। तो बाहर वाले रीजन में, ये जो बाहर का रीजन आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है बाहर का रीजन, इसमें कितने रह जाते हैं? सिर्फ 2। बात समझ में? तो ये आपको कहीं ना कहीं सेट की थ्योरी होती है, जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होती हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं हम इसके ऊपर थोड़ी सी और। मैंने आपको बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 8, इंटरसेक्शन 3। ठीक है। अब इसे वेन डायग्राम में मैंने आपको बोला प्लॉट करिए। कैसे करेंगे बताइए? ये सबसे पहले कॉमन, कभी भी आपको प्लॉट करना है तो आप क्या करेंगे? कॉमन प्लॉट करेंगे। इसके बाद ये 15 माइनस 3 कितना रह जाएगा? 12। और ये 8 माइनस 3 कितना रह जाएगा? 5। तो अगर आपसे पूछा जाए ओनली ए कितना है, आंसर विल बी 12। ओनली बी पूछा जाए तो आंसर विल बी 5। और सिर्फ ए पूछा जाए तो 12, सिर्फ बी पूछा जाए तो 5। कॉमन पूछा जाए तो इट विल बी 3। बात समझ में आई? चलो, ओके। तो ये आप कुछ समझ पा रहे होंगे बेसिक्स। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कॉमन कुछ भी नहीं है तो वो 0 है, तो उस केस में जो इनका डायग्राम होगा वो इस तरीके का होगा। आपस में कुछ भी इनमें कॉमन नहीं होगा, आपस में इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा उस केस के अंदर। ठीक है जी। 3 का भी आ सकता है, सब 2 पढ़ने, ऐसे 3 का भी आ सकता है। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं। उस केस के अंदर जो वेन डायग्राम है हमारा, ए और बी सी, ए बी और सी, ये है आपका डायग्राम। ये जो आपको ये वाला बीचों वाला रीजन दिख रहा है, जो तीनों के अंदर कॉमन है, दिख रहा होगा आपको। ये जो रीजन आपको दिख रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद जो आपको ये रीजन दिख रहा है, सबसे पहले इनकी नेमिंग कर दूं मैं, ए
बी सी। देखिए ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं, रीजन दिख रहा है आपको? ये जो रीजन है ये लिखाएगा कॉमन बिटवीन ए एंड बी ओनली। मैंने क्या लिखा है? कॉमन बिटवीन ए एंड बी ओनली। ये बात ध्यान रखिए आपको। अगर आप दोनों को कंबाइन देखें, रेड प्लस ब्लू दोनों को देखें, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन बिटवीन ए एंड बी। उस समय दिस इज रेड प्लस ब्लू, दोनों एरिया मिला के। समझिए सिर्फ ये ए एंड बी है, इसमें सी एक्सक्लूड हो जाता है। बट अगर रेड और ब्लू दोनों एरिया आप एड ऑन कर देते हैं तो वो कॉमन बिटवीन ए एंड बी। तो ओनली लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ बहुत मैटर करता है। सेम वे यहां पर आप देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है आपका, ये दिख रहा है आपको? ये जो एरिया है आपका ये क्या है? दिस इज कॉमन बिटवीन ए एंड सी ओनली। और अगेन यहां पर अगर आप रेड के साथ ब्लू भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉमन बिटवीन ए एंड सी। सेम वे यहां पर Word. ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? कॉमन बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में जो कॉमन है और साथ में क्या है? सॉरी, ओनली। और ब्लू एरिया ले लेंगे तो बी एंड सी हो जाएगा। सर बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आपको हमेशा इसमें कॉमन लिखना है, फिर आपको ये लिखने शुरू करना है। गॉट इट? और इसके बाद जो आपके ब्लैक वाले रीजन रह जाते हैं सारे के सारे, ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा? ओनली ए। ये जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? Reorienting. ओनली बी। और ये जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? It's reoriented. ओनली सी। बात समझ में? चलिए मैं एक एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। आइए ये मैंने एक क्वेश्चन लिया, इस वैल्यूज को हम पुट करते हैं इस टेबल के अंदर। भाई सबसे पहले कॉमन जो है तीनों के बीच में क्या है? 1। फिर ए और बी में कितना है? 5। बट यहाँ पे सिर्फ ओनली वाला लेना है तो 5 - 1 कितना बचेगा? 4। सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा आपका? 4। ए फिर बी और सी में कितना है? 4। बट यहाँ कितना लिखेंगे? बी और सी में टोटल 4 है, बट यहाँ पर ओनली वाला ए को हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो 3। सी और ए में कितना है? 3। एक हम ले चुके तो कितना आएगा यहाँ? 2। अब ए में कितना था? 10। 4 5 2 7। तो यहाँ कितना आएगा? बी में कितना था? 8। 4 5 3 8। यहाँ क्या आएगा? 0, कुछ भी नहीं। सी जो है आपका 7। 3 2 5 और 1 6। यहाँ पे क्या आएगा आपका? 1। बात समझ में?
तो इस तरीके से अगर 3 का हमारे पास वेन डायग्राम आया तो हमें इस तरीके से उसे कंप्लीट कर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। बड़े आराम से रिलैक्स होके सारी चीज़ों को समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं देखनी, ठीक है। चलिए सपोज हमारे पास बेटा एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2 + 3x या y इज इक्वल्स टू x या y इज इक्वल्स टू x², ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ इक्वेशंस। सो ये इक्वेशंस जो हैं ये क्या बता रही हैं? रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, यस और नो। ये इक्वेशंस जो हैं वो क्या बता रही हैं? रिलेशनशिप बता रही हैं x एंड y के बीच में। नाउ जो ये रिलेशनशिप बताया जा रहा है, ऑब्वियसली ऑल दीज आर रिलेशंस, व्हाटएवर दिस और दिस। हमें सबसे पहले जो सीखना है वो ये कि ये जो रिलेशंस बताया जा रहा है वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, कि ये जो रिलेशंस हैं वो फंक्शंस हैं या नहीं हैं। अभी मैं रिलेशंस के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, अभी सारा फोकस मेरा फंक्शंस के ऊपर होगा। फर्स्ट चीज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड वेदर ऑल दीज रिलेशंस आर फंक्शंस और नॉट। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये सारे रिलेशंस फंक्शंस हैं या नहीं हैं? तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि हमें कैसे देखना है। बड़े ध्यान से एक एक चीज आपने सुननी और समझनी है। देखिए सपोज वी हैव x एंड y, 1 2 3 4 5 6। बड़े आराम से सुनना और समझना। जब हमने कोई एक रिलेशन है, सपोज y इज इक्वल्स टू x + 3, तो हमने 1 डाला तो 4 आया, 2 डाला तो 5 आया, 3 डाला तो 6 आया, ठीक है। और इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन था कि x की वैल्यू जो है वो हम डाल सकते हैं 1 से लेके 3 तक, और y जो है मतलब ये हमें गिवन था, चलो सिर्फ इतना ही रखता हूँ मैं, इसे ज़्यादा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए अदरवाइज। x की वैल्यू हम 1 से 3 के बीच में डाल सकते हैं, गिवन था। तो y क्या आ गया? 4 5 6। अब बड़े ध्यान से समझना, देखो x की वैल्यू 1 डालने पे व्हाट यू गेट? 4, हाँ या ना? श्योर। तो हम इसे टेक्निकली बोलते हैं दैट इमेज ऑफ 1 इज 4, इमेज ऑफ 2 is 5, image of 3 is 6। टेक्निकली इसे क्या बोला जाता है? 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। समझ में आया? अब नेक्स्ट चीज आपको जो समझनी है, फंक्शन कहलाएगा कब? फंक्शन तब कहलाएगा इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x has image in y। जितने भी एलिमेंट्स हैं x में सबकी इमेज y में होनी चाहिए। देखो 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, यस, फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। जितने x में सबकी इमेज y में होनी चाहिए। सपोज ये ऐसे होता 1 2 3 और यहाँ होता x y 4 5, ये और ये बेचारा ऐसे बैठा हुआ है, कुछ नहीं है इसकी इमेज। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता जी? बताओ क्यों? क्योंकि सारे x के जो एलिमेंट्स हैं उसकी इमेज नहीं है। तो होपफुली आपको प्राइमरी कंडीशन जो है वो क्लियर हो गई। सेकेंड बात जो इसमें आती है वो ये, ऑल एलिमेंट्स ऑफ x हैज single image in y। y में सिर्फ और सिर्फ सिंगल इमेज होनी चाहिए। सिंगल इमेज होनी चाहिए मतलब सर इसका ध्यान से देखो, सपोज x y 1 2 3, यहां पर है 4 5 6 7। अब ध्यान से देखो 1 से 4, 2 से 5 और 3 जो है वो दीवाना किस्म का इंसान है थोड़ा सा, और उसकी दो इमेजेस हैं, ठीक है।
3 की दो इमेजेस है, एक 6 और एक 7, ठीक है। तो ये जो इसकी रंगीलापंती है 3 की, डबल इमेज लेके बैठा हुआ है, समझ में आई बात। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ऑल एलिमेंट्स ऑफ x हैज सिंगल इमेज इन y, सिर्फ सिंगल इमेज होगी y की, सबकी होनी चाहिए और सिंगल इमेज होनी चाहिए। क्या याद रखना है? सबकी प्लस सिर्फ एक। सबकी होनी चाहिए इमेज और सिर्फ एक होनी चाहिए, वही फंक्शन कहलाएगा। समझ में आ रही है ना बातें? हाँ, समझ गए तुम लोग, मुझे पता है। तो ये है आपका फंक्शन, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, बताना वो फंक्शन है या नहीं है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। चलो बताओ, सोचो सोचो सोचो, मैं आता हूं आप लोगों के पास। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फंक्शन और नॉट? बेशर्म हो, क्यों नहीं है? एक बात बताओ, क्या बोला था? सबकी इमेज होनी चाहिए। उधर मत देखो, y को मत देखो, x को देखो। x को सबकी इमेज है 1 2 3, उधर क्यों देख रहे हो? और सिर्फ एक, सबकी एक ही तो इमेज है, किसकी दो है बताओ? भाई कॉमन है वो बात अलग है, इस चीज के लिए मना नहीं किया था मैंने। हाँ ऐसे होता तो गलत था कि नॉट अ फंक्शन। एक इमेज होनी चाहिए, ये थोड़ी ना बोला था कि क्या बोलते हैं कॉमन इमेज नहीं हो सकती। भैया इसको गलतियां करना अलाउड है, इसको गलतियां करना अलाउड नहीं है। हमें x देखना है, सही बात, सिर्फ x, y को नहीं देखना, x को देखो। सबकी इमेज है, यस, और सिर्फ एक इमेज है, जी हाँ, तो फंक्शन है ना। फिर क्या दिक्कत है? यहां नहीं है फंक्शन, क्यों? सबकी इमेज ही नहीं। समझ में आई बात? सिर्फ आपने x को देखना है, 1 2 3 ऑल हैज द इमेज, जी हाँ। सिर्फ एक, जी हाँ। इससे शरीफ कौन मिलेगा? अब सामने वाला ही गलत है तो उसकी बात समझ रहे हो ना तुम? तो सबकी इमेज है और सिर्फ एक इमेज है, तो दैट्स देन इट्स अ फंक्शन। समझ में आ गया? पक्का क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ फंक्शन। सबकी और सिर्फ एक, ऑल एलिमेंट्स ऑफ x इज इमेज, ऑल एलिमेंट्स ऑफ y हैज सिंगल इमेज। क्लियर है? पक्का? तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हुआ कि कैसे पता लगाएं फंक्शन है या नहीं। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। बड़े ध्यान से इस टॉपिक को समझना है क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा थर्ड टॉपिक डिपेंड करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, देखिए देयर कैन बी अ 2 कैटेगरी ऑफ फंक्शंस। कैटेगरी 1, जिसमें हम ये देखेंगे कि फंक्शन या तो 1 फंक्शन होगा या इट विल बी many one फंक्शन। कैटेगरी 1 में हमें चेक करना है कि वो 1 फंक्शन है या many one फंक्शन है। 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं या आप कहो इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं, एक ही बात है। और कैटेगरी 2 में हम ये चेक करेंगे, सेकंड कैटेगरी में, कि वो इनटू फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। इनटू फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। इनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है? इनटू को हम बेसिकली मैं गलत लिख, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो दोनों कैटेगरीज हमें चेक करनी है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, कोई इसमें आपस में रिलेशनशिप नहीं है, बोथ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो कैटेगरी 1 आपको समझाऊं पहले, 1 या many one फंक्शन कैसे चेक किया जाता है। कैटेगरी 1, जिसमें अब 1 फंक्शन कैसे चेक करना है, ध्यान से देखिए। देखिए कोई भी फंक्शन 1 फंक्शन कहलाएगा अगर इफ
every element of X has different image in Y. अगर X के हर एलिमेंट की अलग इमेज है Y में तो ही वो 1 1 फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि X Y 1 2 3 4 5 6 सबकी अलग अलग इमेज है तो इट्स अ 1 1 फंक्शन। समझ में आई बात? बट अगर ये ऐसे होता X Y 1 2 3 4 5 6 ये फंक्शन तो है ये बट नॉट अ 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 2 और 3 है उनकी कॉमन इमेज है। समझ में आई बात? तो 1 1 फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ X हैज डिफरेंट इमेज इन Y, या डिफरेंट इमेज को हम ऐसे भी बोल देते हैं यूनिक इमेज इन Y। Y में जो है उसकी यूनिक इमेज है तो हम उसको क्या बोल देते हैं 1 1 फंक्शन। हाउएवर अगर वो 1 1 फंक्शन नहीं है देन इट्स अ मैनी वन फंक्शन। मतलब इफ फंक्शन इज नॉट अ 1 1 function then it is many one function। तो वो many one function है। many one function मतलब क्या हुआ फिर एक तरह से? इसका मतलब ये हुआ that every element of X does not have यूनिक इमेज इन Y। उसकी यूनिक इमेज Y के अंदर नहीं है। जैसे ये फंक्शन था इट्स नॉट अ 1 1 फंक्शन तो इट्स अ मैनी वन फंक्शन। समझ में आया आपको? पक्का? तो कैटेगरी 1 X में जितने एलिमेंट हैं अगर सबके अलग अलग दोस्त हैं, समझ गए ना? हाँ, सबके अलग अलग दोस्त या दोस्तनी हैं तो 1 1 फंक्शन है। बट इफ दे आर शेयरिंग द कॉमन वन देन इट्स नॉट अ 1 1 फंक्शन, इट्स अ मैनी वन फंक्शन। शेयरिंग कॉमन वन। अब बैठ गया दिमाग में जाके? बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद वी हैव कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में क्या देख रहे थे बताओ? कि ऑन टू है या इन टू है। ऑन टू है या इन टू है। अब ये ऑन टू इन टू क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे अगर कोई चीज ऐसे गिवन है आपको X Y 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो आपने क्या बोला था? इमेज ऑफ 1 इज 4, इमेज ऑफ 2 इज 5, इमेज ऑफ 3 इज 6। यस और नो? इसी को हम दूसरे एंगल से बोलते हैं बेटा प्री इमेज ऑफ 4 इज 1, प्री इमेज ऑफ 5 is 2, pre-image of 6 is 3। इसके एंगल से पढ़ोगे तो इमेज, रिवर्स एंगल से पढ़ोगे तो प्री इमेज। ऑन टू फंक्शन क्या कहलाता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ Y हैज प्री इमेज, जितने भी एलिमेंट हैं Y में सबकी प्री इमेज है इन X, तो इट इज देन इट इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। अदरवाइज इट इज इनटू फंक्शन। अदरवाइज हम उसको 1 1 ना बोल के क्या बोल देंगे? इनटू फंक्शन। ठीक है? जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल X Y 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर
ये क्या, सिर्फ y को देखो, क्या सबकी प्री इमेज है? नो, तो ये क्या कहलाएगा? इनटू। अगर सपोज ये ऐसे होता है x y 1 2 3 4 5, सबकी प्री इमेज है? यस, क्या कहलाएगा? ऑन टू। तो वी हैव टू क्लासीफाई इट इन बोथ कैटेगरी 1 एज वेल एज इन कैटेगरी 2, ठीक है। तो यहाँ सबके अलग अलग दोस्त या दोस्तनी हैं, समझ में आया। और यहाँ पर क्या लिखूँ, यहाँ पे भी कुछ बता दूँ आपको पक्का। तो यहाँ पर दोस्ती दोनों तरफ है, समझ में आया, सबकी दोस्ती दोनों तरफ है, तो ऑन टू अदरवाइज इन टू, समझ में आ गया? शो। चलिए अब कुछ एग्जांपल देता हूँ, उसमें आप आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले यहाँ तक सारा का सारा नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो बच्चों, 3 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा फंक्शन है, और ये भी देख लेना फंक्शन है भी या नहीं। चलो ये देखिए, फंक्शन 2 3 3 4 4 5 5 6, तो याद रखिए जो पहले वाला एलिमेंट होता है वो x होता है, दूसरे वाला y। जो पहले वाला होता है इसे x बोलते हैं, दूसरे वाले को y। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। इसमें 3 4 5 6, पहले वाला निकम्मो x है, अगला y है, समझ में आई बात? तो 2 3 4 5 देखो, और यहाँ 3 4 5 6, 2 3 के साथ है 3 4 4 5 5 6, 2 3 से कनेक्टेड है, 3 4 से, 4 5 से, 5 6 से। सबसे पहले फंक्शन है, क्या होता है फंक्शन के लिए? सबकी इमेज होनी चाहिए, हाँ या ना? एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज इमेज, समझ में आया? एंड ओनली सिंगल इमेज, तो फंक्शन है। 1 1 है, जी हाँ सबकी यूनिक इमेज है। ऑन टू है, जी हाँ, क्यों? क्योंकि सबकी प्री इमेज भी है, यस और नो? नेक्स्ट x y 1 2 3 4, और यहाँ पे तो सब जगह 2 ही है। चलो देखते हैं, हाँ जी फंक्शन है ये। अरे बेशर्मो है, क्योंकि सबकी इमेज है और सिर्फ एक इमेज है, सिर्फ एक ही इमेज है ना। पहले भी फंसाया था मैंने तुम्हें, तब भी कंफ्यूज हुए थे। 1 1 है नहीं, क्यों? अरे भैया कॉमन है, तो ये 1 1 नहीं हो सकता, ये मैनी 1 है जी, ठीक है। और ऑन टू है, जी हाँ ऑन टू है, क्यों? सबकी प्री इमेज है, 2 है और उसकी प्री इमेजेस हैं, तो ऑन टू है, समझ में आया? क्लियर है? नहीं क्लियर हो रहा तो अभी भी जाके फिर पूरी वीडियो सही से दोबारा रिवाइज करो, आपने अभी सही से नहीं पढ़ा, क्योंकि इससे आसान सिंपल वे में क्या समझाऊं यार, एकदम बच्चों की तरह समझाया है। ये देखो x y 1 2 3 4, क्या हो गया ये? तो वही क्वेश्चन बन गया, रुको चले क्वेश्चन ठीक कर दिया। 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 है यहाँ, 1 2 3 4, 1 इससे भी इससे भी इससे भी, अब भला नहीं होगा इसका, फंक्शन ही नहीं है, आगे तो जाएगा ही नहीं जी, फंक्शन ही नहीं है। क्यों भाई? सबकी इमेज तो है, पर क्या सिर्फ एक इमेज है? 4 4 घुमा रहा, शर्म नहीं है? फंक्शन ही नहीं है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि x एलिमेंट ऑफ x हैज मल्टीपल इमेजेस, तो फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 इंटू मैनी 1 का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो ये होपफुली आपको समझ में आया, टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ में आया। चलिए इसके बाद एक होता है बेटा बाइजेक्शन फंक्शन। बाइजेक्शन फंक्शन हम किसको बोलते हैं? बाइजेक्शन फंक्शन होता है वो फंक्शन जो 1 1 भी है प्लस ऑन टू भी है। ऐसे फंक्शन जो 1 1 फंक्शन भी है एंड ऑन टू फंक्शन भी है, उनको हम बाइजेक्शन फंक्शन या बाइजेक्टिव JECTIV बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है बेटा। तो होपफुली आपको मेरी सारी बातें जो है वो समझ में आई, बेसिक फंक्शन हमने कर लिए। चलिए बच्चों, अभी तक हमने जो समझा दैट इज 1 1 ऑन टू इन टू मैनी 1 सब कुछ। अब हम डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस की ओर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन होता क्या? जी हाँ, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है x to y 1 2 3 4 5 6, तो इसका इनवर्स भी फंक्शन होना चाहिए। इनवर्स मतलब कि y जो है वो x की जगह आ जाए और x जो है y की जगह चला जाए, इनवर्स।
दैट इज 4 5 6 एंड 1 2 3, ये दैट इज द इनवर्स फंक्शन। लेकिन इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या होती है कि दैट फंक्शन शुड बी 1 1 फंक्शन प्लस इट शुड बी ऑन टू फंक्शन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी इनवर्स पॉसिबल है। अगर फंक्शन मैनी वन इनटू इनमें से कुछ है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसका इनवर्स निकल सके। क्यों, बता देते हैं। आप एक बात बताओ, एक्स वाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये देखो फंक्शन है, हाँ या ना, बट मैनी वन है प्लस इनटू है, ठीक है। अब चलो मैं एक काम करता हूं और कॉम्प्लिकेटेड करता हूं। मैनी वन है प्लस ऑन टू है, हाँ या ना। अब रिवर्स करना, y x 4 5 1 2 3, यही होगा। तो क्या ये फंक्शन रह गया? नहीं रह गया। अगर कोई फंक्शन 1 1 फंक्शन या ऑन टू फंक्शन है तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज व्हेन वी विल रिवर्स द फंक्शन या inverse the function, it will not be a function, वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए कोई भी फंक्शन तभी इनवर्स निकल सकता है जब वो 1 1 एंड ऑन टू है। अगर वो मैनी वन है या इन टू है, कोई दोनों है या दोनों में से कुछ एक है, तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? श्योर। अब निकालना कैसे है सर? अरे बहुत सिंपल है। सपोज x जो है, सॉरी fx आपको गिवन है 3 + 2x, तो पहले से आप y मान लो। अरे भाई 3 + 2x, ठीक है। स्टेप 1 आप क्या करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाँ x की वैल्यू निकालो। तो क्या आएगी? y - 3 2x, x will be what? y - 3/2, यही आएगी पक्का? श्योर। स्टेप 1 फाइंड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब आपको स्टेप 2 में क्या करना है? इनवर्स निकालने के लिए रिप्लेस y with x and x with f inverse x। आप y को रिप्लेस कर दो x से और x को रिप्लेस कर दो f इनवर्स x से, ये बन गया उसका इनवर्स फंक्शन। खत्म कहानी। अरे कुछ नहीं करना है यार, बहुत सिंपल है। कोई भी फंक्शन गिवन है उसमें आपने x की वैल्यू निकाल दी। स्टेप 1 फाइंड वैल्यू ऑफ x, निकाल दी। फिर y को x बना दो, x को f इनवर्स x, आ गया इनवर्स फंक्शन। एक और दो एग्जांपल, चलो एक और दे देता हूँ। नाराज मत हुआ करो, बता दिया करो कि हाँ सर एक और एग्जांपल दो। 5x + 8, तो y इज 5x + 8, तो y - 8 = 5x, so x is y - 8/5। now just replace x with f inverse x and y with x, so this is the inverse function। but yes, inverse is possible only when it is 1 1 and onto। समझ में आ गया? पक्का? श्योर। चलिए नोट करिए फटाफट। अब इसके बाद हमारे पास आता है बेटा, बहुत छोटे छोटे फंक्शन है इसीलिए बता देता हूँ इसी में, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? जब वही फंक्शन हो f(x) is x, मतलब 1 डालोगे 1 आ जाएगा, 2 डालोगे 2 आ जाएगा, 3 डालोगे 3 आ जाएगा, जो डालोगे वही आएगा। समझ में आई बात? आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा आप देखेंगे कि वो 1 1 फंक्शन भी होते हैं प्लस वो हमेशा ऑन टू भी होंगे। हमेशा जो है क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में थ्योरी के। आप देखिए 1 2 3
1 2 3 you can check it is both 1 1 as well as onto function. समझ में आ गया? श्योर. इसके बाद हमारे पास होते हैं नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन इज हाईली बदतमीज फंक्शन. हाईली बदतमीज, जी हाँ. जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5, तो आप इसमें 1 डालो तो भी 5, 2 डालो तो भी 5, 3 डालोगे तो भी 5 आएगा, 4 डालोगे तो भी 5 आएगा. मतलब वट एवर यू विल पुट इट विल गेट द 5. इसलिए मैंने बोला हाईली बदतमीज. एक्स वाई 1 2 3 4 वट एवर यू विल पुट एवरी टाइम यू विल गेट द 5. समझ में? सो इट इज ऑलवेज मैनी वन प्लस ऑन टू फंक्शन. ये मैनी वन होते हैं और साथ में क्या होते हैं? ऑन टू फंक्शन होते हैं. समझ में आ रही है बात आपको? पक्का? श्योर. नाउ इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद इक्वल फंक्शंस. अब ये इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं सर? सपोज दो फंक्शंस हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है, एंड दे हैव सेम डोमेन्स. दोनों के सेम डोमेन्स होंगे. पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 कि वेन एवर यू विल पुट दीज डोमेन्स एफ एक्स एंड जी एक्स, दोनों के वैल्यूज जो है वो सेम आएंगे, देन दे आर कॉल्ड इक्वल फंक्शंस. एग्जाम्पल दूं? चलो दे देता हूं. सपोज वी हैव एक्स इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5. क्या? 2x प्लस 5. एंड हेयर दैट x इज रिलेटेड टू 1 और 2. सिर्फ आप 1 और 2 इसमें डाल सकते हैं और कुछ नहीं डाल सकते हैं, ठीक है. ये इसमें हमें गिवन है. देन वी हैव gx. या इसको थोड़ा सा और अच्छा करो, आप इसमें ना सिर्फ लिखो x इज रिलेटेड टू 1. सिर्फ 1 ही डाल सकते हैं और कुछ डाल ही नहीं सकते उसके अंदर. वी हैव ओनली ऑप्शन ऑफ 1, ठीक है. gx है हमारे पास आपका 7, जिसमें हम x जो है वो सिर्फ 1 डाल सकते हैं. तो सी बोथ हैव द सेम डोमेन्स, क्योंकि सिर्फ 1 डाल सकते हैं. Same domains. And now when you will put the value f1, what you will get? 2 1 plus 5 7 and g1 7. So you can see that f1 is equals to g1. Yes or no? So we will say this is an equal function. ठीक है. चलिए इसके बाद बेटा हमारे पास जो लास्ट होते हैं that is the composite functions. What is this composite function? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए. सपोज वी हैव एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 एंड वी हैव द जी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5. नाउ फर्स्ट सपोज हमें बोला एफ ओ जी निकालो. फॉग. व्हाट इज दिस फॉग? फॉग चल रहा है. दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ के लिए ब्रैकेट लगा दो एंड जी स्टैंड्स फॉर जी एक्स. एफ ऑफ जी एक्स. समझ में आया कैसे लिखना है? सपोज ये ऐसे होता GOF, तो कैसे लिखते बताओ? हाँ, G ब्रैकेट में fx, ठीक है. नाउ अब आपको क्या करना है? f gx की वैल्यू क्या है? 3x प्लस 5. gx की वैल्यू क्या है बेटा? 3x प्लस 5. वो हमने यहां लिख दी, आप देख रहे हो gx की जगह. श्योर. अब आपको क्या करना है? जो f 3x प्लस 5 है, इस फंक्शन में x की जगह 3x प्लस 5 डालना है. मतलब 2, x की जगह क्या डालना है? 3x प्लस 5 प्लस 5. सो दिस विल बी 6x प्लस 10 प्लस 5, दैट इज 6x प्लस 15. ऐसी इसमें अगर आप बात करो तो आप क्या करोगे? g ऑफ fx. g ऑफ fx. fx क्या है? 2x प्लस 5. अब समझ में आई है? मैंने fx की जगह क्या किया? 2x प्लस 5 लिख दिया, ठीक है. अब हमें इसमें gx, वैसे gx क्या है? 3x प्लस 5. तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, दिस x इज टू बी रिप्लेस्ड बाय 2x प्लस 5. तो यहां पर हर जगह x की जगह क्या आ जाएगा? 2x प्लस 5. 2x प्लस 5 प्लस 5. सो दिस विल बी 6x प्लस 15 प्लस 5, दैट इज 6x प्लस 20. ठीक है. समझ में आया कैसे निकाला? पक्का? श्योर. चलो एक एग्जांपल और देता हूं. सपोज वी हैव fx is equals to x square and we have the gx is equals to 3x plus 5.
FOG. So what we have to find out? F of gx. So gx is 3x plus 5. Yes or no? तो now x की जगह आप ये लिख देंगे 3x plus 5, उसका स्क्वायर आ गया. GOF, that is G of fx. So fx क्या है आपका? x square. So now gx में x की जगह आप x square रख देंगे. समझ में आ गया? श्योर. अच्छा, ऐसे होता है FOF. इसका मतलब f of fx. वेरी गुड. मतलब fx क्या है? x square. yes or no? तो fx is x square. तो अब fx में ही x की जगह x square रखना है. तो x square का स्क्वायर, दिस विल बी x की पावर 4. ऐसे ही होता है GOG. सो दिस विल बी व्हाट? G of gx. So gx is 3x plus 5. So now in this, for every x you will put 3x plus 5 plus 5 plus 5. So this is 9x plus 15 plus 5. So 9x plus 20. अब तो आ गया समझ? पक्का? श्योर? तो these are the composite functions जो मैंने आपको बताए. ठीक है, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.